हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इंडियन पॉलिटी में नागरिकता वाले टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की क्लास का टॉपिक है नागरिकता। इस टॉपिक पर बनने वाली जितनी भी थ्योरी है और इसके बाद इस इस टॉपिक की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नागरिकता क्या है? तो नागरिकता किसी व्यक्ति और राज्य के बीच एक कानूनी संबंध है। नागरिकता जो भाग है यह संविधान के भाग 2 में रखा गया है और इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक हैं। दूसरा है, नागरिकता अधिनियम एक्ट 1955 है, उसे संसद द्वारा बनाया गया एक विस्तृत कानून है। यानी कि जो नागरिकता के कानून हैं उन्हें 1955 में इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था। आगे है संविधान में नागरिकता। तो संविधान में नागरिकता का वर्णन भाग 2 में किया गया है। इसमें आर्टिकल 5 से 11 के बीच नागरिकता का वर्णन किया गया है। जैसे आर्टिकल 5 में प्रारंभ में जो संविधान जब बना था तो उस टाइम पर नागरिकता के क्या प्रावधान थे उसके बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद है आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से जो भारत आए उनके बारे में नागरिकता का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 7 में जो इंडियंस थे, जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता के बारे में उल्लेख है। आर्टिकल 8 में विदेश में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 9 में विदेशी नागरिकता के बारे में उल्लेख है। आर्टिकल 10 में जो नागरिकता के कानून संविधान लागू होने के समय बना दिए गए थे उन अधिकारों का जारी रहना। और आर्टिकल 11 में जो नागरिकता के कानून है उनमें संसद बदलाव कर सकती है, इसका वर्णन आर्टिकल 11 में किया गया है। संविधान में केवल 26 जनवरी 1950 की स्थिति निर्धारित की विस्तृत नियम है वह सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दिए गए हैं। आगे है आर्टिकल 5। सबसे पहले है आर्टिकल 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो इसका जो बेस है वो आधार है स्थायी रूप से भारत से जुड़ा निवास है। यानी जो आर्टिकल 5 में नागरिकता की बात की गई है उसमें व्यक्ति का स्थायी रूप से भारत से जुड़ा हुआ, मतलब जो भारत है वह जो व्यक्ति है वह भारत से जुड़ा हुआ हो। और इसमें 3 कंडीशन है। पहली है भारत में जन्म हुआ हो, दूसरी है माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो या संविधान प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो। तो आर्टिकल 5 में जो नागरिकता है उसके लिए ये 3 कंडीशन है कि उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत में जन्मा हो या संविधान प्रारंभ होने से कम 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो। तो आगे है आर्टिकल 6, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता। इसके लिए जो कंडीशन है वह है स्वयं माता पिता या दादा दादी में से किसी का भी भारत में जन्म। इसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली है सामान्य निवासी बनकर नागरिकता, यानी 19 जुलाई 1948 से पहले सामान्य निवासी बनकर भारत में रहा हो। और दूसरी शर्त है आफ्टर 19 जुलाई 1948 रजिस्टर द्वारा नागरिकता, यानी 19 जुलाई 1948 के बाद जो रजिस्ट्रेशन है उसके द्वारा भारत की नागरिकता ग्रहण की हो। माइग्रेशन की यह तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। इस तारीख के आधार पर रजिस्ट्रेशन की शर्तों में अंतर था। जो माइग्रेशन की तारीख है 19 जुलाई 1948,
यह एक महत्वपूर्ण तारीख है। इसी तारीख के आधार पर रजिस्ट्रेशन की शर्तों में अंतर है। आगे है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख किया गया है। 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, जो 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत से पाकिस्तान चले गए, उनकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त कर दी गई। सामान्यतः भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे, उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी गई। पाकिस्तान से भारत वापस आना, जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए, अगर वो व्यक्ति पाकिस्तान से दोबारा भारत आना चाहें तो उन्हें रीसेटलमेंट या परमानेंट रिटर्न परमिट के आधार पर वापस किया जा सकता है। इसका निष्कर्ष यह हुआ कि निर्धारित शर्तों के अनुसार नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो शर्तें हैं, मतलब कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चला गया, अगर उस मतलब चला गया और उसके बाद वह व्यक्ति चाहे तो कुछ शर्तें निर्धारित हैं, उन्हीं के अनुसार वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसका वर्णन आर्टिकल 7 में किया गया है। इसके बाद है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, जो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख आर्टिकल 8 में किया गया है। इसके अंतर्गत भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति जिनका स्वयं या माता पिता दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो, यानी इस आर्टिकल में वो व्यक्ति आते हैं जिनके पूर्वज भारत के निवासी थे या जिनके माता पिता में से किसी का भी मतलब कोई एक का जन्म भारत में हुआ हो। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आगे है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में है विदेशी नागरिकता ग्रहण करना, स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करना। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेना, भारतीय नागरिकता समाप्त करना। आगे है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में है नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना। इसके लिए जो कंडीशन है, जो व्यक्ति आर्टिकल 5 से 10 के तहत नागरिक है उसका अधिकार जारी रहेगा। यानी नागरिकता के जो अधिकार संविधान लागू होने के समय बना दिए गए थे उनका निरंतर जारी रहना। यानी जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, जो उस टाइम पर नागरिकता के कानून बनाए गए थे, और जो व्यक्ति आर्टिकल 5 से 10 के तहत नागरिक है या उसके पास अधिकार हैं, उन अधिकारों का जारी रहना। इसके बाद है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में है संसद की सर्वोच्च शक्ति। जो नागरिकता के कानून है, संसद उन कानूनों में बदलाव कर सकती है। इसका वर्णन आर्टिकल 11 में किया गया है। इसके बाद है सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस एक्ट में इसी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 पारित किया था। जो तीन शर्तें हैं, पहला है प्राप्ति पर कानून, अन्य मैटर्स पर कानून, और तीसरा है समाप्ति पर कानून। जो 3 शर्तें थी, इन्हीं के आधार पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 संसद के द्वारा बनाया गया। इसके बाद देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 भारतीय नागरिकता के संबंध में विस्तृत और आधुनिक कानूनी व्यवस्था। इस एक्ट, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में है, इसमें भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए हैं और समाप्त होने के 3 तरीके बताए गए हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्ति के जो 5 तरीके हैं वो है, पहले जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र समावेशन। पहला पॉइंट है जन्म।
तो जन्म के द्वारा जैसे कोई व्यक्ति है, उसका जन्म भारत में हुआ है, तो उसे स्वतः ही भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद है वंश, वंश के द्वारा भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद है तीसरा पॉइंट है पंजीकरण। कोई विदेशी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए उसे पंजीकरण करना होगा और भारत में मिनिमम 12 वर्षों तक उसे निवास करना होगा। चौथा पॉइंट है देशीकरण के द्वारा और पांचवा है क्षेत्र समावेशन के द्वारा। अगर भारत किसी अन्य क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, तो उस क्षेत्र के जो नागरिक हैं, उन्हें स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आगे है, पहला है जन्म के द्वारा बाई बर्थ। भारत में जन्म के नियम के समय सात बदले, यानी यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है, तो उसे भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। इसके बाद है बाई डिसेंट, यानी वंश द्वारा। यह व्यक्ति का जन्म यदि व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ हो और माता पिता के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसमें भी लागू कानून और जन्म की तारीख महत्वपूर्ण है। आगे है पंजीकरण के द्वारा। विशेष कैटेगरीज के लिए उपलब्ध जैसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, स्पाइसेस ऑफ सिटीजनशिप, और इसके बाद सिटीजनशिप एक्ट की निर्धारित कंडीशंस पूरी करनी होंगी। जो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए उसको सिटीजनशिप एक्ट की 1955 की जो निर्धारित शर्तें हैं, उन्हें पूरा करना होगा। इसके बाद है देशीयकरण के द्वारा। विदेशी व्यक्तियों के लिए पहला तो है भारत में मिनिमम 12 वर्षों तक निवास करे, उसका चरित्र अच्छा हो, और जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, जो उसमें जो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, उनमें से किसी भी एक भाषा का ज्ञान हो, तभी उसे देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता दी जाएगी। आगे है 5th पॉइंट, यदि कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है, तो केंद्र सरकार उस क्षेत्र के व्यक्तियों की नागरिकता निर्धारित करती है। जैसे कि भारत ने 1975 में सिक्किम पर कब्जा कर लिया और उसे भारतीय संघ में मिला लिया। तो उस संघ मतलब जो सिक्किम था, तो उस सिक्किम के जो जितने भी व्यक्ति हैं, उन्हें स्वतः ही भारत की नागरिकता दी गई थी। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है, गोवा के भारत में विलय के बाद नागरिकता संबंधी व्यवस्था, यानी गोवा को जब भारत में शामिल किया गया, तो वहां के नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। इसके बाद है नागरिकता समाप्ति के तरीके। तो नागरिकता समाप्त करने के 3 तरीके बताए गए हैं। पहला है त्याग के द्वारा। स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति अपनी नागरिकता त्याग कर सकता है। व्यक्ति स्वयं अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ देता है। इसके बाद है समाप्ति या टर्मिनेशन। स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता का समाप्त होना। और तीसरा है वंचित किया जाना, कानून के तहत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करना। आगे है भारत में एकल नागरिकता। तो भारत में केवल इंडियन सिटीजनशिप होते हैं, स्टेट्स की अलग नागरिकता नहीं होती है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, जबकि अन्य देश जैसे अमेरिका, वहां पर दोहरी नागरिकता होती है, यानी केंद्र की नागरिकता अलग होती है और स्टेट की नागरिकता अलग होती है। यूएसए, जैसे यूएसए को कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें 50 संघ हैं, 50 राज्य हैं, इसीलिए इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। जैसे यूएसए की नागरिकता अलग होगी और जो 50 स्टेट्स हैं नागरिकता, उनकी नागरिकता अलग होगी, इसीलिए यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है और भारत में एकल नागरिकता है। आगे है
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 सीएए। इस एक्ट में कहा गया है कि 3 कंट्रीज जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इसमें रहने वाली 6 कम्युनिटीज हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, अगर वो 31 दिसंबर 2014 से भारत में निवास कर रहे हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस एक्ट जो सिटीजनशिप एक्ट सीएए है 2019 में इन प्रावधानों का वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। जो भारतीय संविधान है उसमें उसके भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। आगे है भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किन अनुच्छेदों में वर्णन किए गए हैं? जो भारतीय संविधान के भाग 2 में जो नागरिकता है उसमें कितने अनुच्छेदों को शामिल किया गया है? तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 5 में दिए गए हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे है अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त महत्वपूर्ण थी? पहला है भारत में केवल जन्म होना, भारत में अधिवास होना तथा निर्धारित शर्तों में से किसी एक का पूरा होना, तीसरा है केवल भारतीय माता का होना, चौथा है केवल 10 वर्षों तक भारत में निवास करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, भारत में अधिवास होना तथा निर्धारित शर्तों में से किसी एक का पूरा होना। आर्टिकल 5 में 3 शर्तें बताई गई थी, उनमें से किसी भी एक शर्त का पूरा कर व्यक्ति भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। आगे है आर्टिकल 6 मुख्य रूप से किन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? तो आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आए कुछ प्रवासियों की नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे है आर्टिकल 7 मुख्य रूप से किस स्थिति से संबंधित था? तो आर्टिकल 7 में पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे है आर्टिकल 8 के अंतर्गत मुख्यतः किस वर्ग के व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान था? जो आर्टिकल 8 है इसमें किस वर्ग के व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है? भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक, भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, इसका वर्णन आर्टिकल 8 में किया गया है। आगे है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है या लेता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रावधान लागू होता है? अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो आर्टिकल 9 के तहत उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 में इसका वर्णन है। आगे है नागरिकता के अधिकारों के जारी रहने से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी संविधान लागू होने के समय जो नागरिकता के कानून बना दिए गए थे उन कानूनों का निरंतर जारी रहना, इसका वर्णन आर्टिकल 10 में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे है नागरिकता के अधिग्रहण, समाप्ति
और उनसे संबंधित अन्य मामलों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। यानी इस क्वेश्चन में कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाए जाते हैं उनकी जो मतलब नागरिकता के कानून बनाने की जो शक्ति है इनमें से किसके पास है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या राज्य विधानमंडल। तो नागरिकता के जो कानून हैं वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे है, संसद ने नागरिकता से संबंधित कानूनी प्रावधान किस अधिनियम के माध्यम से बनाए थे। नागरिकता अधिनियम 1950, नागरिकता अधिनियम 1952, नागरिकता अधिनियम 1955 या नागरिकता अधिनियम 1960। तो जो संसद ने नागरिकता के कानून बनाए थे वो नागरिकता अधिनियम 1955 के माध्यम से बनाए थे। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है, सॉरी सी सही उत्तर है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का एक वैधानिक तरीका नहीं है। तो प्राकटीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है, बाकी जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा और राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव के द्वारा। क्योंकि इस जो शर्त है, जो ऑप्शन डी की शर्त है, इस शर्त का वर्णन जो नागरिकता अधिनियम 1955 में 55 है उसमें इसका उल्लेख नहीं है। बाकी जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा और प्राकृतिकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों का समूह है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। पहला है जन्म, पहला है बाई बर्थ यानी जन्म, जन्म के द्वारा कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। दूसरा है वंश, तीसरा है देशीयकरण, चौथा है समावेशन और पांचवा है पंजीकरण के माध्यम से, पंजीकरण। तो क्वेश्चन में पूछा गया है नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों का कौन सा समूह सही है। ऑप्शन ए में है जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण और क्षेत्र का समावेशन। ऑप्शन बी सही है क्योंकि इसमें जो 5 तरीके हैं उनका वर्णन किया गया है। आगे है, किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ने को क्या कहा जाता है। समाप्ति, वंचित करना, स्वैच्छिक त्याग और प्राकृतिकरण। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, समाप्ति के द्वारा भारतीय नागरिकता छोड़ नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी स्वैच्छिक त्याग। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, यानी कोई व्यक्ति स्वेच्छा से या अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ता है तो उसे स्वैच्छिक त्याग कहा जाता है। आगे है, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भारतीय नागरिकता के संदर्भ में इसे समाप्ति या टर्मिनेशन के माध्यम से जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे है, भारतीय नागरिकता से संबंधित डेप्रीवेशन का क्या अर्थ है। तो इस शब्द का अर्थ है कानून में निर्धारित परिस्थितियों में सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करना। आगे है, भारत की नागरिकता व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या भारत में संघीय और राज्य दोनों की अलग अलग नागरिकता है। बिल्कुल गलत जवाब। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में केवल राज्य की नागरिकता है। गलत। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे है, ओसीआई जिसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
पहला है ओसीआई भारतीय नागरिकता के समान है, गलत। ओसीआई को भारतीय नागरिकता के समान मतदान का अधिकार है, इन्हें मतदान का भी अधिकार प्राप्त नहीं है। ओसीआई को दोहरी नागरिकता माना जाता है। ओसीआई भारतीय नागरिकता नहीं है और इसके धारक को सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। आगे है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश अधिनियम में निर्दिष्ट है? तो सी जो 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था उसमें 3 देशों का वर्णन है। पहला है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है उसमें कहा गया था कि जो 3 देश हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इस देश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस एक्ट में मुस्लिम समुदाय का वर्णन नहीं किया गया है। आगे है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत निर्दिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण कट ऑफ या तिथि कौन सी थी? तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 था उसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत में आया है उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने नागरिकता टॉपिक को की थ्योरी कंप्लीट की और उस पर बनने वाले एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।